बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये जो हम एक सिलसिला कुछ बल्कि महीनों से अब तो हो रहा है कि हर संडे मॉर्निंग को हम एक वेबिनार करते हैं मुख्तलिफ मेडिकल टॉपिक्स के ऊपर, और उसमें मुख्तलिफ यानी कंसल्टेंट्स जो हैं वो अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। तो पिछले 2 हफ्तों से डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं बेडफोर्ड के अंदर, वो हमें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बता रहे थे। और आज उनका एक और ये टॉपिक है जिसमें कॉमन साइकेट्रिक कंडीशंस हैं, जिसको डिस्कस करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जो है वो हम किसी कार्डियोलॉजी या पल्मोनरी इशू को डिस्कस करेंगे, ताकि एक चेंज ऑफ थोड़ा सा वो रहे, फील्ड भी हो, और दूसरा लोगों के लिए कभी कभी मुख्तलिफ फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो मैं डॉक्टर इकबाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसको स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले जो वीक था उसमें डिस्कस की थी, एक हम 2 हफ्ते में एक स्किज़ोफ्रेनिया कर चुके हैं और दूसरा डिप्रेशन स्किज़ोफ्रेनिया कॉमन चीज़ है। आज ये है एंजाइटी के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। और आम लोग जो कि मेंटली वेल हैं, खास एडजस्टेड हैं और दे लिविंग नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल ठीक ठाक है, उनको भी इनके सिम्टम होते हैं इस कंडीशन में। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि मेंटल इलनेस क्या है, मेंटल डिसऑर्डर क्या है। अगर मुझे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे थोड़ा सा लो मूड हो रहा है, तो क्या मुझे मेंटल डिसऑर्डर है? क्या मैं मेंटल इल हूँ? क्या मैं बीमार हूँ? क्या मुझे इलाज चाहिए और मुझे कब इलाज चाहिए? अब मैं स्ट्रेस में आ गया हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे पैनिक हो रहा है, मुझे पल्पिटेशन हो रही है, घबराहट हो रही है, थोड़ी सी नींद खराब हो गई है, तो क्या मैं बीमार हो गया हूँ? क्या मुझे इलाज चाहिए? तो ये पहली बात अच्छी तरह समझने वाली है कि इसमें नॉर्मल और मेंटल डिसऑर्डर, इसमें एक कंटिन्यूम कहलाता है। ये इसमें दरमियान में खासा ग्रे एरिया है कि जिसमें ना वो ठीक है ना बीमार है, और एक तरफ बिल्कुल नॉर्मल है, एक तरफ बिल्कुल बीमार है। दरमियान में जो लोग होते हैं कि मुझे 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 एग्जाम हो रहे हैं, या मेरी जॉब में टेंशन है, या मेरे घर में टेंशन है, तो मैं खासी एंग्जाइटी है, मुझे घबराहट भी हो रही है, बेचैनी भी हो रही है, नींद भी नहीं आ रही है, और ये क्या मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज चाहिए। तो मुझे किस वक्त इलाज चाहिए, और जो इलाज चाहिए वो किसको चाहिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं मुझे मुझे मुश्किल हो रही है, मुझे इलाज चाहिए, या मेरी फैमिली कहती है कि जाके अपना इलाज करो। मैं कहता हूँ मैं ठीक हूँ, फैमिली कहती है नहीं, तुम जाके इलाज करो। तो ये पहलू है। तो उसमें एक मोटी सी बात समझने की है कि मेंटल डिसऑर्डर उस वक्त डिसऑर्डर होता है, इलनेस उस वक्त इलनेस होती है जबकि मैं समझूं कि मुझे इलाज चाहिए, मेरी फैमिली समझे मुझे इलाज चाहिए, सब कह रहे हैं कि भाई मामला ठीक नहीं है। जो कुछ मुझे हो रहा है वो इतना हो रहा है कि मुझे इससे या तो मेरा काम अफेक्ट हो रहा है, या मेरी घर की जिंदगी अफेक्ट हो रही है, या मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं पेरेंट्स से, वाइफ हस्बैंड से, और बच्चों से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, वो अफेक्ट हो रहे हैं, या मुझे सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है, या मुझे कुछ और अफेक्ट हो रहा है कि मैं नॉर्मल फील नहीं कर रहा, मैं फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो फिर मुझे इलाज चाहिए। तो पहले तो ये बात समझने की है। अच्छा, दूसरी बात जो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कई दफा, तो वो फिर दोबारा से दोहराने का फायदा है कि अगर कोई नया शख्स ज्वाइन करे आज, कि जो जो कॉजेज हैं, जो मेंटल इलनेस के, मेंटल डिसऑर्डर के, मेंटल सफरिंग के, मेंटल सिम्टम्स के, वो ब्रॉडली है बायोलॉजिकल। वो जेनेटिक्स होते हैं कि मेरे जीन्स के अंदर एक कुछ जीन्स ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं वल्नरेबल हूँ, या मैं कुछ भी करूँ, मैं कितना भी काबिल बन जाऊँ, मेरे जीन्स ऐसे हैं मेरे माँ बाप से कि मुझे एंग्जाइटी भी होगी, मुझे डिप्रेशन भी होगा, मुझे घबराहट भी होगी, तो ये मुझे उससे कोप करना है। या साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं कि कुछ लोग तो बहुत हम फॉर्चुनेट हैं कि अच्छा लविंग केयरिंग एनवायरनमेंट में तो ज़िंदगी गुजारी, बच्चों को गुजारा, बड़ा हुए, बड़े हुए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो इनको अब्यूज होता है, बच्चों में अब्यूज, चाहे वो साइकोलॉजिकल अब्यूज हो, चाहे फिजिकल अब्यूज हो, किसी और तरह का अब्यूज हो, या कुछ लॉसेज हो जाते हैं, मेजर लॉसेज जिससे बहुत लाइफ इफेक्ट होती है। कोई बड़ी उम्र हो गए, छोटे बच्चे का उम्र 80 माह मर गई, तो ये, या स्कूल में बुलिंग हो गई, या घर आए बाप ने भी कहा तो ये तो स्टूपिड है, मानेगा वो स्टूपिड है, सब बच्चे कह रहे थे बेकार है, तो बेकार है, स्टूपिड है, यू कांट डू एनीथिंग।
तो वो क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म वो साइकोलॉजिकल सारा टाइम हो चुका है, या कोई इमोशनल प्रॉब्लम बचपन से आ गई है, या इसी तरह से इन्वायरमेंट में भी इतना स्ट्रेस है इन्वायरमेंट में, रिलेशनशिप नहीं है, फैमिली में भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, आइसोलेशन है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये मैंने लिस्ट पूरी नहीं बनाई, लेकिन एक फ्लेवर दिया है कि जो साइकोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं उसका एक कॉज नहीं है, उसके बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। और हर आदमी अगर मेरे जो प्रॉब्लम है वो मुख्तलिफ है जिया भाई से, जिया भाई की प्रॉब्लम मुख्तलिफ होंगे। हम सबकी जो वल्नरेबिलिटी है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारी जो एबिलिटीज हैं कोप करने की स्ट्रेस में, वो सबकी मुख्तलिफ होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूरोसिस पे। डिप्रेशन किया था हमने हमने स्किज़ोफ्रेनिया जो पैरानॉइड साइकोसिस तो वो किया था। आज है एंजाइटी डिसऑर्डर। पहले कहते थे कि न्यूरोसिस पाकिस्तान में, न्यूरोसिस न्यूरोटिक डिसऑर्डर। अब न्यूरोसिस जो है वो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी भी कोई कहे तो उसका मतलब ये होता है कि कोई शख्स है जिसको एंजाइटी होती है, उसको बेचैनी होती है, घबराहट होती है, हर बात पे परेशान हो जाता है इंसान, कोई स्ट्रेस आ जाए कोप नहीं कर पाते हैं। और इस तरह के सारे जो ग्रुप है टुगेदर आ जाते हैं, ये एक ग्रुप बन जाता है जिसमें कि मुख्तलिफ किस्म की एंजाइटी होती है। इसमें कुछ मैंने स्लाइड्स में लिस्ट किए हैं जो जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, जो कॉमन है। एक कहलाता है एग्रोफोबिया, कि जी कहीं भी बाहर, घर में आदमी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल अपने घर के अंदर है, आप कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं, जो भी घर में कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल है, रिलैक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनको कहो कि जी आपने बाहर जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो या आपने बाहर जाना है, तो कहेंगे बहुत बहुत क्राउडेड है, मैं ट्रेन में कैसे जाऊंगा, बस में कैसे जाऊंगा, या मैं इतने इतने सारे लोग होंगे उसके अंदर, मैं कैसे करूंगा। तो घबराहट होती है कि ऐसी जगह जाने में जो जहाँ लोग हों, कि मैं लोगों से मुझे वास्ता पड़ेगा, हो सकता है को सलाम कर ले, हो सकता है मैं क्या बात करूंगा। तो इस तरह की जो किसी किस्म की जो मसरूफ जगह है जहाँ खासे लोग होते हैं, वहां जाने से घबराहट होती है, बेचैनी होती है कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर बहुत ज़्यादा तो बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, थोड़ी पेल्पिटेशन होगी, दिल धड़कता है, या मुझे हाथ पाँव थोड़े से ट्रेमर करते हैं, या हाथ पाँव शेक करते हैं, या दिल एकदम बैठता है कि मैं क्या करूँ, खौफ आता है। और ये सोशल फोबिया जो कि मुख्तलिफ है। सोशल फोबिया वो क्राउडेड स्पेस का मसला नहीं होता, उनका ये मसला है कि कोई मुझे कुछ कह देगा, या मैं कैसे कपड़े पहनूँ, या मुझे मैं कैसे लग रहा हूँ, या मैं कैसी लग रही हूँ, कोई तो मुझे कुछ कह देगा, कोई मुझसे कुछ पूछ लेगा। बड़ी स्लो सेल्फ एस्टीम होती है कि मैं अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं, और हर आदमी को समझते हैं कि वो उसको ऊंचा समझते हैं कि मैं कैसी बात करूंगी उससे, मैं कैसी बात करूंगा, और वो कुछ कहेंगे मैं क्या कहूँगा, वो क्या समझेंगे मेरे बारे में। तो उसके बाद कुछ जवाब किसी से बातचीत हो गई कि मैंने पता नहीं ठीक कहा नहीं कहा, मैंने कहा सही कहा नहीं कहा, वो समझे कि मैं बेवकूफ़ हूँ, वो समझे कि बात करनी नहीं आती है। तो फिर आदमी ना अवॉइड करता है कि नए लोगों से मिलना। आदमी बस उनमें खुश है, अपने घर के अंदर खुश है, बहन भाई में खुश है, करीब के दोस्तों में खुश है। लेकिन कहीं ऐसी जगह हो कि शादी ब्याह है, या कोई मिलाद है, कोई और तकरीब है, कोई किसी के घर पे दावत है, कहे तो मैं कैसी बात करूंगी, मैं कैसे बात करूंगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं कपड़ा कैसे पहनूंगी, मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कैसे लग रहा हूँ। ये सारे सोशल सिचुएशन में आदमी को फिर खौफ आता है, पैनिक आता है, दिल धड़कता है, हाथों में पसीने आते हैं, और लगता है कि सांस नहीं आ रहा है, और बड़ी घबराहट बेचैनी होती है। या खास स्पेसिफिक फोबियाज कहलाते हैं, जैसे कुत्तों का खौफ है। आ, आप बिल्कुल ठीक है, ये कुत्ता सामने आ गया तो बिल्कुल खौफ आ गया, या कि वो स्पाइडर देख ली, स्पाइडर देख के खौफ आ गया। ये स्पाइडर खौफ तो खासा कॉमन है यहाँ पूरी दुनिया में, लेकिन खौफ आ गया बिल्कुल भाग गए, चीख मार ली, ये छिपकली आगे भाग गए। या क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है कि लिफ्ट पे चले गए तो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो, सांस नहीं आ रहा है, कि ऑक्सीजन कम हो गई, सांस नहीं आ रही, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया, बहुत तंग जगह पे आके ये छोटा कमरा है, कि बस वो घबराहट होती है, लगता है सांस नहीं आ रहा है, कि कम जगह पे वो को लगता है कि हमको ओपन स्पेस चाहिए। तो इसमें दूसरे डिसऑर्डर्स कॉमन है, एक है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक ये होता है कि ये एंग्जाइटी की शक्ल है, लेकिन वो बड़ी सीवियर किस्म की शक्ल है। होता यह है कि बिल्कुल ठीक ठाक बैठे हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि उसमें एक अटैक होता है एंग्जाइटी का। और उसमें अटैक होता है कि दिल धड़कता जोर जोर से, सांस नहीं आता है, और दिल में लगता है कि सीने में बिल्कुल सांस नहीं आ रहा मुझे,
या मेरा गला घुट रहा है, या मुझे डिजीनेस हो रहा है, मुझे चक्कर आने वाले हैं, मैं गिर जाऊंगी, या लगता है कि बस मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और ये चंद सेकंड भी आ सकता है, चंद मिनट भी हो सकता है, और उसके बाद भी ठीक हो जाता है। इसी की एक फॉर्म कहलाती है डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन। उसमें क्या होता है कि आदमी लगता है कि सब कुछ अनरियल है, कि मैं भी अनरियल हूँ, ये जो दो दो लोग हैं वो भी अनरियल हैं। ये बड़ी स्ट्रेंज फीलिंग है। अगर इंसान को आपको नहीं हुई तो आपको अभी समझ नहीं आएगा कि क्या मतलब है। लेकिन खासे कॉमन लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि बहुत एंग्जाइटी सिचुएशन होती है, घबराहट होती है, उसमें वो लगता है कि मेरी जो अ, मैं अनरियल हूँ, लगता है अनरियल है, अपने हाथ पर देखो लगता है अनरियल है, मैं रियल नहीं हूँ, या सर्कमस्टांसेस को रियल नहीं है, या मैं रोबोट हूँ। इमोशनली डिटैच हो जाता है इंसान। ये हाई लेवल एंग्जाइटी है। एक और चीज कहलाती है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसमें होता है कि इसमें एंग्जाइटी किसी खास वजह से नहीं होती, किसी खास चीज से नहीं होती। अभी जो पहले हमने एंग्जाइटी डिस्कस की है उसमें कोई वजह होती है, कुत्ता आ गया, या कोई क्लिफ में चले गए, ये लोग आ गए, या किसी सोशल सिचुएशन में आ गए, या किसी को कि जी खड़े होकर तकरीर कर दें, किसी महफिल में खड़े होकर आप चंद बातें करते हैं, तो वो आप एकदम में घबराहट का दौरा पड़ता है कि नहीं कर सकते। तो वो सिचुएशन होती है। लेकिन जो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है वो सिचुएशन नहीं है। आप बैठे बैठे बिल्कुल रिलैक्स कर बैठे, अचानक आपको घबराहट शुरू हो गई है। आप मैं किस वजह की घबराहट है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अपने कमरे में बैठा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है कि भाई वो अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे। घर में भी रिलैक्स नहीं कर पा रहे। रिलैक्स करना आपको मुश्किल हो जाती है। आप थोड़ा सा नर्वस फील करते हैं, घबराहट फील करते हैं, थोड़ा सा मसल्स आपके टेंस हो जाते हैं, आपके मसल रिलैक्स नहीं होते हैं। कभी कभी ज्यादा हो तो थोड़ी ट्रेमलिंग हो जाती है, या हाथों में पसीना आ जाता है, या सर थोड़ा सा लगता है कि हल्का हो गया है, या दिल का दिल धड़कता है। मुझे अभी मेरा दिल का मुझे एहसास नहीं कि धड़क रहा है, मुझे कोई एहसास नहीं कि मेरा दिल धड़क रहा है। लेकिन अगर मुझे एहसास हो जाए कि दिल धड़क रहा है मेरा, मुझे फील हो जाती है, ये पल्पिटेशन कराता है, ये नॉर्मल नहीं है, एंग्जाइटी होता है ये। और अलग तरह के चक्कर आने वाले हैं। ये मेरे में लगता है कि कोई बटरफ्लाइज है, या कोई अजीब सा ना एक डिस्कम्फर्ट होती है आदमी को मैदे के अंदर, सीने के नीचे, जो अपना जो पेट का ऊपर का हिस्सा है, जो यहाँ स्टमक होता है, आदमी अजीब सा फील करता है, कुछ अनईजी फील करता है। ये एंग्जाइटी की वजह से होता है। कुछ लोगों में होता है, ये भी खासा कॉमन है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। डिप्रेशन ये साथ साथ होते हैं, बहुत कॉमन है। जिसको डिप्रेशन होगा उसको मोस्ट कॉमन एंग्जाइटी भी होगी। आप डिप्रेशन ठीक कर दोगे, एंग्जाइटी ठीक हो जाएगी। और जो लोग बहुत एंग्शियस होते हैं उनको रिस्क होता है डिप्रेस होने का। उनको थोड़े आगे पीछे कुछ अर्से बाद कुछ लोग डिप्रेसिव सिम्टम में कुछ डेवलप हो जाते हैं। तो आप एंग्जाइटी ठीक करोगे, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। तो खास ये हैंड इन हैंड चलते हैं, ये खासी कॉमन है दोनों के दोनों। फिर वो पिछली दफा भी बात हुई थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या है, इसमें वहम का भी कहते हैं इसको उर्दू में। और ये भी कहते हैं कि जी मुझे ख्यालात आते हैं, बार बार मेरे जहन में कुछ ख्याल आता है, कुछ ख्याल आता है, कोई इमेज आती है, कोई तस्वीर आ रही है, कोई आइडियाज आ रहे हैं, कोई इम्पल्सिस आ रहे हैं, और मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। वो मुझे डिस्ट्रेस करते हैं, मुझे बुरा लगता है, मुझे अनीस करते हैं, मुझे घबराहट करते हैं, मुझे बेचैनी करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मुझे ये ख्याल आता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ख्याल ना आए, मैं चाहता हूँ कि मेरे जहन में तस्वीर ना आए, मैं चाहता हूँ मुझे ऐसा इम्पल्स ना आए। अभी जैसे एक लड़की आई मेरे पास, बहुत पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट भी है और समझदार भी है, नॉर्मल भी है। उसको ख्यालात आ रहे हैं कि मैं ये कर दूँ, उसको उसका इम्पल्स कि मैं ये कर दूँ। और वो कुछ वो उसको बुरा लगती है, उसको बुरे ख्याल भी आ रहे हैं। अब बुरे ख्याल आ रहे हैं तो फिर वो किसी कह भी नहीं सकती वो, लेकिन वो अपने जहन से निकाल ही नहीं सकती। उसको उसको लगता है कि क्या करूँ मैं। तो उसको ये कराते हैं ऑब्सेसिव थॉट्स। अच्छा, एक चीज की किस्म की दूसरे किस्म है कंपल्सिव एक्ट। कंपल्सिव एक्ट ये होता है कि जी मैंने सुबह रात में अपने घर के सारे ताले चेक कर लिए मैंने। अब मैं ऊपर ताले चेक करके घर में वो अपने कमरे में आ गया सोने के लिए। मैं ख्याल है कि मैं ताले चेक किए कि नहीं किए। मैं दोबारा किया, मैंने ताले चेक कर लिए, मैं फिर आगे सोने के लिए। अब फिर मुझे ख्याल है कि मैंने किए कि नहीं किए। तो एक जो नॉर्मल आदमी है, अगर वो एक दफा चेक कर ले तो कोई बात नहीं है, फिर हो गया। अगर मैं फिर दोबारा जाऊँ चेक करने, तीसरी बार मैं फिर आ जाऊँ, फिर मुझे ख्याल है कि मैंने किए नहीं किए।
अगर मैं कहता हूँ चलो अब मैं नहीं जाऊंगा, बस मैंने पूछा, मुझे पता है कि मैं चेक कर लूंगी। अगर मैं नहीं जाऊंगा चेक कर दोबारा, तो मुझे एंग्जाइटी होगी, मुझे घबराहट होगी, मुझे बेचैनी होगी, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे ख्याल है कि नहीं चेक करो, जाके चेक करो, जाके चेक करो। अगर नहीं जाऊंगा तो मुझे एंग्जाइटी हो जाएगी, मैं सो नहीं पाऊंगा, फिर मैं उठूंगा, मैं जाके दोबारा चेक करूंगा, तो फिर ये डिसऑर्डर हो गया, क्योंकि इससे मेरी नींद खराब हो रही है, और मुझे पता है कि मैं पहले चेक कर आ चुका हूँ, बट फिर भी मुझे बेचैनी हो रही है, मैं एक दफा और चेक। इसी तरह की बहुत सारी और बातें हैं। कोई कहते हैं मैं रात में सोने से पहले घर की सारी गैस चेक कर ली, बंद कर लिया, ये बटन बंद कर दिया, ये बंद कर दिया, ये वो बंद कर दिया, या मैं कार की मैंने लॉक कर दिया, उतर के लॉक किया, कहीं चले गए, उसके बाद ख्याल आया कि मुझे लॉक किया कि नहीं किया, दोबारा जाके लॉक कर रहे हैं, फिर ख्याल आया कि दोबारा जाके लॉक कर रहे हैं। अगर ये चीज बार बार आती है, तो फिर कहते हैं कंपल्सिव है, क्या कंपल्जन हो रही है, मजबूरी है, करने हैं। अगर नहीं करेंगे तो बेचैनी होगी, घबराहट होगी, और आगे रिलैक्स नहीं कर पाएगा, तो ये मैंने करना है, मुझे मजबूरी हो रही है कि मुझे करना है, नहीं करूंगा तो मुझे घबराहट है। इसकी बहुत सारी और मिसालें हैं, कि जैसे ही मेरे हाथ धोने हैं, मेरे हाथ में मैंने क्या हुआ कि जी मैंने हाथ मेज में लगा दिए, किसी को लगा दिए, कपड़े लगा दिए, अब मेरे हाथ में जरासीम आ गए, मैंने हाथ धो लिया, तो चलो हाथ धो के आ गया। उसके बाद फिर मुझे थोड़ी देर ख्याल आता कि मुझे फिर हाथ धोने, फिर हाथ धो के फिर मुझे फिर हाथ धोने। अगर नहीं धोऊंगा तो मुझे घबराहट होगी, बेचैनी होगी, मैं रिलैक्स नहीं कर पाऊंगा, मैं टेंस रहूंगा, मैं किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, मेरा ध्यान वही लगा अगर हाथ धोने। या किसी आम घरों में औरतों को पाकिस्तान में होता है कि बर्तन साफ है, धुला हुआ है, तो निकाला अलमारी से, उसको फिर धोना है, या उसको रिंस करना है, थोड़ा पानी लगा दें, तो उससे कर दिए एक दफ़ा, तो फिर वो ठीक हो जाता है, तो फिर ठीक है, उसमें वो डिसऑर्डर नहीं है, एक दफ़ा किया आपने। लेकिन अगर वो आपको 10 दफ़ा करना पड़े, इतना करना पड़े कि फिर आपको मुश्किल हो, दूसरों को भी मुश्किल होगी, क्या आपको खुद उलझन हो रही है कि मैं क्यों कर रही हूँ, बार बार क्यों कर रहा हूँ, तो फिर वो डिसऑर्डर हो जाता है। इसकी और बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन थीम वही है कि आपको ख्याल आता है, ओसीडी या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, आपको वहम आता है, ये ख्याल आता है, फिर आप वो करते हैं, फिर आपको पता है मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर आपको इतना मजबूरी है कि करना है, नहीं करूंगा तो मुझे फिर दोबारा से मुझे एंग्जाइटी होगी, मैं रिलैक्स नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे करना है, फिर मुझे फिर करना है, मुझे फिर करना है, तो फिर ये ओसीडी कहलाती है। एक और कॉमन कंडीशन है, ये बहुत कॉमन है पाकिस्तान में भी, दुनिया में भी, यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में कॉमन है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। एडजस्टमेंट किसी भी नए माहौल में, नए सर्कमस्टेंसेस में, नई कंडीशन में, उसमें बहुत रेंज है। चाहे कोई भी नया काम हो, कि जब बच्चों ने, छोटा बच्चा है और तो आपने स्कूल स्कूल शुरू करा है, उसकी नर्सरी शुरू कराई है, उसके लिए नया उसको एडजस्ट करना है, वो माँ से दूर होगा, सेपरेशन होगी, उसको एंजाइटी होगी। या माइग्रेशन कॉमन चली गई है हमारे यहाँ के जी, अब पढ़ने के लिए अमेरिका आ गए, पढ़ने के लिए बरतानिया आ गए, या दूसरे शहर चले गए, और एडजस्ट करना है माहौल में, माँ बाप के बुलाए, बहन भाई के बुलाए, या किसी रेफ्यूजी, तो बहुत एक्सट्रीम केस आता है, उसमें बहुत लोग होते हैं। लेकिन जो कॉमन चीज़ है कि बिकमिंग पेरेंट, कि जी पहला बच्चा है, मैं कैसे कोप करूंगी, मैं पहले क्या करूंगा मैं, या मैंने कोई एग्जाम पास करना, एग्जाम मेरा फेल हो गया है, या मेरी जॉब नहीं मिली है, मेरे रिटायरमेंट जो है अच्छा एक्सपीरियंस भी है, और मैं रिटायर होकर इसके बाद क्या करूँ जिंदगी में, कुछ करने को नहीं है, उसके बाद मैं डिप्रेस हो गया, कुछ करने को नहीं है, मैं बेकार हो गया हूँ। मैं पहले मैं सोचता था कि मैं कमा के लाता हूँ तो मेरी बीवी इज्जत करती थी, अब कमा के लाता बीवी इज्जत नहीं करती है, ये वही ख्याल आता है कि बीवी इज्जत नहीं करेगी, कमा के लाऊंगा। इस तरह के बहुत सारे जो ख्यालात हैं, वो प्रॉब्लम कॉज करते हैं। तो कोई भी चेंज हो माहौल में, सर्कमस्टेंसेस में, हालात में, जो चेंज होता है हालात में, वो हर आदमी डिफरेंट कोर्स को करता है। अब जैसे शादी हो गई, नई नई शादी हो गई है, तो उसमें सर्कमस्टेंस चेंज हो गए। अगर मैं आदमी हूँ, मेरी बीवी मेरे घर पे आई है, तो मेरे माँ बाप भी है, बहन भाई भी है, उनसे कैसे एडजस्टमेंट होगा, मेरे घर में टेंशन हो गई है। या मैं अभी कोई औरत है, वो किसी और घर चली गई है, उसके लिए ज़्यादा चेंज है, वो हर एक को खुश करना, हर एक के साथ मिला के रखना, तो हर एक के साथ प्रेशर करना, हर एक प्रेशर में आता है आदमी के, सबको खुश रखना है, ये भी करना, ये भी करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, अपनी शख्सियत को दबा के रखना है और दूसरों को खुश करना है। ये सारे किस्म के जो हालात हैं, ये चेंज आते हैं। इन चेंज में हर आदमी, कुछ आदमी कोप करता है, बहुत अच्छा करते हैं, और कुछ को होता है कि वो स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आता है, एग्जाइटी होती है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, वो कोप नहीं कर पाते, और किसी को इतना ज्यादा होता है कि वो पूरे प्रॉपर डिप्रेशन में आते हैं, ये पूरे एंग्जाइटी में आते हैं, वो बिल्कुल कोप नहीं कर पाते, वो बिल्कुल कहते हैं कि वो उनका फंक्शन नहीं हो पाता,
कि आपने को जो नॉर्मल फंक्शन है, जो नॉर्मल एबिलिटी है, वो कोप नहीं कर पाते, तो ये कहलाता है एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। ये बहुत कॉमन है। एक चीज और पाकिस्तान में खासी कॉमन है, जिसको कहते हैं जिन भी आता है, वो क्या कहते हैं, डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर कहलाते हैं। उसमें क्या होता है कि जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है घर में स्ट्रेस है, आमतौर पर घर के स्ट्रेस से होता है ये, कि सास बहू का, मियाँ बीवी का, सस का, जो भी घर में इतनी कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स है कि वो किसी को हल नहीं है, और मुसलसल 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 ऐसा आदमी आदमी कितना कोप करेगा, आदमी इतना प्रेशर में, उसके बाद उसको अचानक से वो इतना स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस आने के बाद और फिर कोई बड़ी बात हो जाती है, घर के अंदर कोई बड़ा ट्रॉमा हो जाता है, उसके बाद फिर एकदम स्ट्रेस आता है, इसको कहते हैं हिस्टेरिकल बंदा हो जाता है, एक्सट्रीम शाउटिंग। मैंने ऐसी पाकिस्तान में हालात देखे कि जी एक रिश्तेदार हमारे खातून है, हम बच्चे थे कि वहाँ चले गए, उनको औरत जिन आ गया, इतना स्क्रीम शाउटिंग, गालियाँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो आदमी ने पकड़ लिया, रिश्तेदारों ने, बहन भाइयों ने और आदमी ने, तीन आदमी यहाँ, तीन आदमी उनको सबको धक्का दे दिया। धक्का जिन आके कितना ताकतवर जिन है कि तीन आदमी को यहाँ धक्का दिया, तीन को वहां धक्का दिया, बहुत ताकत आ गई। तो स्क्रीम शाउटिंग, वो आवाज बदल जाती है। तो मौलवी साहब को बुलाया, उन्होंने दवा किया, कोई वो ठीक हो गए, ये चीज चीज चला गया। तो ये कहलाता है, ये कन्वर्जन कहलाता है सिस्टम। इसमें आदमी इतना स्ट्रेस आ जाता है कि आदमी एक्सप्लोड कर जाता है, आदमी कोप नहीं कर पाता, एकदम एक्सप्लोजन हो जाता है। तो वो फिर उसको जिन कहलाता है। हिस्टेरिया भी कहते हैं कि सिस्टम हिस्टेरिकल हो जाता है। ये क्रॉनिक पेन स्ट्रेस होता है, उसके बाद चला कोई एक्टिविटीज करता है। एक चीज और पाकिस्तान में बहुत कम है, यूरोप में कम है और एशियंस में ज्यादा है। यहाँ भी जो पाकिस्तानी हमारे पास आते हैं, कश्मीरी आते हैं यहाँ पे यूके में, उनमें खासा कॉमन है। वो ये नहीं कहते आके कि डॉक्टर साहब बीमार में डिप्रेशन हो गया, मुझे डिप्रेशन हो गया। कहते हैं जी मुझे किस बात का डिप्रेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये भी है, मेरा वो भी है, मुझे किस बात का डिप्रेशन है। लेकिन जी मुझे तकलीफ हो गई है कि मेरा हाथ हाथ पाँव नहीं काम नहीं करते, या मुझे जो हाथ में नमी हो गई है, मुझे सेंसेशन खराब हो गई है, या मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, या मेरी टांग काम नहीं कर रही है, या मुझे सर भी जल रहा है, सर जलन मच रही है, फिर मेरे पैर के तल भी जल रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स होते हैं। उसके आप उसका इलाज, उसकी इन्वेस्टिगेशन करा लें, सारी इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल आ जाएंगी। उनको समझाया कि ये आपको स्ट्रेस की वजह से है, घर की हालात की वजह से है, डिप्रेशन की वजह से है। नहीं नहीं, जो मुझे किस बात डिप्रेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब कुछ ठीक है। और वो साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं, लेकिन वो डिनायल है कि नहीं मैं नहीं मानूंगी। आमतौर पे औरतों को होता है पाकिस्तान में, यहाँ पे ज्यादा औरतों को, मर्दों को भी होता है लेकिन ज्यादा होते हैं कि मैं नहीं मानूंगी कि मुझे ठीक है। अगर मैं कहूँ ये डिप्रेशन है तो लोग बुरा समझेंगे कि ये डिप्रेशन नाशुक्री हो गई है, तो शुक्र शुक्र अल्लाह का शुक्र करो, नाशुक्री है तो डिप्रेशन कैसे हो गया इसको। तो इस तरह की बातें वो फिर कहती हैं चाचे, नहीं आप ये कह सकता कि डिप्रेशन है। वो कहते हैं मेरे जो हाथ काम नहीं कर रहा है, या मेरे हाथ में जो है सुइयां चुभती है, या मेरा सीधा हाथ जो है ये काम नहीं कर रहा है, तो ये एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में। ये एक्सेप्टेबल नहीं कि मैं बीमार हूँ या मुझे स्ट्रेस है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सोमैटिक फॉर्म बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, यहाँ पे भी पाकिस्तान में। एक और कंडीशन है जो कि खासी कॉमन है, अगेन पाकिस्तान में खासी कॉमन है, यूके में भी है लेकिन ज्यादा पाकिस्तान कम्युनिटी में है, कि वो हाइपोकॉन्ट्रेक्टल कहलाता है कि अपने मैं बीमार हूँ, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, मैं बीमार रहता हूँ, मैं बीमार रहती हूँ, मुझे ये भी तकलीफ है, मुझे ये भी तकलीफ है, मुझे ये भी तकलीफ है, 100 तकलीफ है। आप उनको सारी सुन लें उनकी कहानी, उसके बाद देखें कुछ कुछ देर बाद वो माशाल्लाह हंसी खुशी अपने काम चल रहा है उनका। उसके बाद फिर आपके पाएंगे डॉक्टर बीमार रहती हूँ, ये क्या है, ये तकलीफ, ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, 50 तकलीफ सुनाएंगे। लेकिन वो आप देखें उनको चुपके, या 2 घंटे बाद देखें तो नॉर्मल है, कोई मसला नहीं उनको। तो ये बस उनको ये आदत है कि जो हर को बताना कि मुझे ये बीमारी है, ये बीमारी है, मुझे ये रहता है, मुझे वो रहता है, मुझे वो रहता है। जिस किसी की बीमारी बना चाहें। और आखिर में बस खत्म करने वाला हूँ, 2-3 मिनट में, आधा घंटा हो गया, कि जो डिप्रेशन एंजाइटी है, वो पहले भी कह चुका हूँ कि बहुत कॉमन है कि साथ साथ चलते हैं, हाथ हाथ अपने हाथ डाल के। अगर कोई डिप्रेस्ड है तो उसको एंजाइटी की चांसेस बहुत कॉमन है, कि कॉमन कॉमन को एंजाइटी होनी होनी है। तो जिसको एंजाइटी बहुत कॉमन है उसको डिप्रेशन सिम्टम होने होने किसी कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये आखिरी स्लाइड है कि ट्रीटमेंट। ये सारे डिसऑर्डर बहुत मुख्तलिफ भी हैं लेकिन कॉमन थीम भी है। इन मेजोरिटी ऑफ जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें आमतौर पर हम देते हैं 3 तरह के इलाज देते हैं। एक तो उसको एंटी डिप्रेशन देते हैं,
एंजाइटी भी होगी, फोबिया भी होगा, डिप्रेशन भी होगा, ओसीडी भी होगी, एडजस्टमेंट रिएक्शन भी होगा, कन्वर्जन रिएक्शन, सब में एंटी डिप्रेशन काम करता है। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपी बहुत जरूरी है। उसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहलाती है, टॉकिंग थेरेपी कहलाती है, और सोशल सर्कमस्टेंसेस। अगर मेरे घर में ऐसे हालात है कि मैं काम करके आता हूँ थक के, शाम में घर पे आता हूँ, तो मेरी बीवी मेरे पीछे पड़ जाती है, मैं घर में नहीं आना चाहता हूँ, तो आप मुझे कितनी दवाई दे दें, मैं ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं घर ही नहीं आना चाहता, मेरी बीवी या मेरी बीवी घर में इतनी तंग है कि मैं काम से आता हूँ, काम आके बीवी को डांट दिया, ये कर दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, ये कर दिया, तो मेरी बीवी डरती है कि शाम में आएगा तो मुझे बुरा भला कहेगा, तो उनकी कहती है तू घर ही रहा, वो डरती रहती बेचारी, शाम में आके मुझे बुरा भला। तो घर के जो अगर हालात बेहतर नहीं होंगे तो दवाई काम नहीं करती है। तो घर के हालात जो बेहतर करना बहुत जरूरी है, इसके बगैर इलाज का फायदा नहीं है। तो मेडिकेशन जरूरी है, साइकोलॉजिकल थेरेपी जरूरी है, लेकिन सोशल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें टेक में मैसेज किया है कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं, मैंने जो बहुत ब्रीफ बात की है, ये बहुत कॉमन है, और नॉर्मल लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जितने लोग आप सुन रहे हैं उसमें से मेजोरिटी ने इसमें किसी न किसी पहलू को एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में। बहुत कॉमन है और बहुत नॉर्मल है। आपको डिसऑर्डर जरूरी है कि डिसऑर्डर हो, लेकिन डिसऑर्डर हुए बगैर, मेंटली बगैर हुए बगैर, मेंटल डिसऑर्डर हुए बगैर आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि आप फंक्शन न कर सके, आप खुद भी तकलीफ में हो, आपके फैमिली में तकलीफ में हो, तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है, और ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव भी है। तो दिस नो नीड टू सफर। जब भाई आधा घंटा हो गया, मैं स्टॉप करता जज़ाकल्लाह खैर। हूँ। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस तो एक स्टेज पे मैं खुद भी सफर कर चुका था। गाजे को बंद करना रात को सोने से पहले, जब मैं टीनेज ग्रुप में था। लेकिन बाद में मैंने अपने आप को तसल्ली दे देता था कि अल्लाह ताला ने अगर चोर को लेके आना तो कुंडियां बंद होने के बावजूद भी आ जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं सो जाता था। तो मैंने अपना इलाज खुद ही सोच लिया था उस वक्त। तो बहरहाल इसके अलावा कुछ सवाल हो, ये तो कमेंट था। मेरे सवाल तो बहुत होने चाहिए इस टॉपिक पे, बहुत कॉमन चीज है ये तो। लेकिन देखिए आसान भी है ना, तो सवाल की शायद जरूर इसलिए ना हो कि आसान, जो एक आसान है कि सब कुछ सब एक्सपीरियंस किया है। अच्छा इकबाल भाई, मुझे एक पूछना था, जैसे कभी कभी लोग वजू बहुत करते हैं, अब इतना पानी जाया होता है, और स्पेशली पाकिस्तान में उनके साथ क्या करें, किस तरह से उनको समझाएं, क्योंकि तो वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये गलत, उसमें दो बातें, दो मुख्तलिफ बातें। पहला तो ये कि क्या उन्होंने ये सीखा कि ये मजहब में जरूरी है कि इतने इतने पानी से इतना वजू किया जाए। तो अगर वो उन्होंने मजहब के हिसाब से कर रहे हैं, तो फिर उनको मजहब के हिसाब से जवाब देना चाहिए कि सही वजू का तरीका क्या है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना पानी इस्तेमाल किया, कितना वजू किया, तो उनको जवाब मजहबी जवाब होगा। अगर उनका सवाल है मजहब से ताल्लुक नहीं है, बल्कि उनको वहम है कि मैंने पता नहीं ठीक किया कि नहीं गया, 2 बार हाथ धो लिए, पता नहीं हाथ धुला नहीं धुला, तो फिर वो नफ्सियाती बात है। तुम्हारी आवाज जो है थोड़ी सी कट रही है। एक बार देखो तुम्हारे स्पीकर में कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि यानी दरमियान में भी एक दो लोगों ने कमेंट किया था, तो देखो जरा उसको। अच्छा, मैं दोबारा चेक किया, ठीक है। हाँ मतलब नहीं, उतनी क्लियर नहीं आ रही जितनी अभी जैसा आरफा ने सवाल किया था, बहुत क्लियर आई थी। इस तरह तुम्हारी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, मुझे नहीं अच्छा, पता क्या वजह है। शायद वो डिस्टेंस हो, ये स्पीकर आयशा ने सेट किया, बेटी ने, अब तो बेहतर है। अब मेरे हाँ ख्याल से तुम करीब आ गए हो जरा, हाँ, वो तुम करीब डिस्टेंस, आ गए। मैंने पीछे डिस्टेंस लगी। हाँ हाँ। एक ये जो क्वेश्चन यानी जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये डायरेक्टली किसी ने मुझसे जिक्र किया था कि लोग चीजें अपने घर में जमा करते रहते हैं बहुत ज्यादा, जिसे होर्डिंग कहते हैं। इसकी क्या सिग्निफिकेंस होती है एक आम आदमी की लाइफ में? वो कब किस जो स्टेज पे छोड़ सकता है इसको? जो कोडिंग है, ये इसकी पहले तो उसको असेस करना होता है कि ये एक तो कोडिंग इटसेल्फ कोडिंग है, कि इसके साथ कोई और डिसऑर्डर नहीं है, ये अपने तौर पे खुद अपना डिसऑर्डर है। तो उसका इलाज मुख्तलिफ है। एक होता है कि होर्डिंग आमतौर पे होती है
ओसीडी के साथ मिक्स हो जाती है कि आदमी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी है। वो बचपन ही से कोई चीज ये भी किसी भी वक्त पे काम आ जाएगी, वो सोचता है कि ये कभी काम आ जाएगी, ये भी कभी काम आ जाएगी, तो वो देखते नहीं कुछ काम आ जाएगा, तो फिर आहिस्ता 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 वो ऐसी आदत बन जाती है कि वो दिल नहीं चाहता कुछ फेंकने को। तो उसकी अप्रोच मुख्तलिफ है। आमतौर पर ये करते हैं कि जो होर्डिंग में अगर कोई एंग्जाइटी हो या ओसीडी हो या डिप्रेसिव सिम्टम्स हो तो उसको देते हैं एंटी डिप्रेशन, और साथ में उसको देते हैं बिहेवियर थेरेपी आमतौर पर, कि उनको साइकोलॉजिकल थेरेपी कराती है, बिहेवियर सीबीटी बिहेवियर थेरेपी कराती है, कि उनके साथ बैठ के जी थोड़ा सा उसको रिमूव कर दिया, फिर और रिमूव कर दिया, कि हर हर महीने इतनी चीज़ें रिमूव कर देंगे वो, ताकि उसको टाइम मिल जाए इंसान को प्रिपेयर करने के लिए कि जी अगले महीने में रिमूव करूंगा, फिर रिमूव, फिर रिमूव, फिर रिमूव। तो इस तरह से आदमी को 6 महीने में, साल में वो तकरीबन आधा हिस्सा वो जो एक्यूमुलेट, जो जितना भी एक्यूमुलेट किया था वो सब रिमूव कर देते। देखिए ये बहुत कॉमन है। अगर आप मेरे घर में आएंगे, मैं आपके घर में आऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाएंगे जिसकी हमको जरूरत नहीं है। ये हर घर में होता है। लेकिन कभी होता है कि सुस्ती होती है कि जी मेरी अलमारी में कपड़े पड़े हैं जो मैंने पहने नहीं साल से, वो मैंने निकालने हैं या तो फेंकने हैं, किसी देने हैं, तो वो वक्त नहीं मिलता, तो वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। या जी मेरे घर में बहुत सारी किचन में चीज़ें हैं जो कि बर्तन में, नए बर्तन ले ली, पुराने बर्तन में फेंकनी, चलो काम आ जाएंगे, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलता है मैं साफ कर दूँ कि वो काम आ जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टोर में पड़ी हुई चीज़ें फिर वो काम आ जाएंगी। तो एक तो होता है कि फिर वो ये जो शुरू बात की है ना कि डिसऑर्डर क्या है, अगर तो हर घर में आपको चीज़ ऐसी मिलेगी जो कि आपको जरूरत नहीं है, वो डिसऑर्डर नहीं कहलाता, लेकिन वो कहलाता सुस्ती है, ये एक आम आदत हो गई है। लेकिन अगर वो इतना हो जाए कि आप मेरे कमरे में आए, आपको बैठने की जगह नहीं है, इतना सामान पड़ा है कमरे के अंदर, आप बैठ नहीं सकते, और वो थैलों में पड़ा हुआ है, घर के अंदर पूरे सामान में थैलों में, हर जगह थैले 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 थैले, तो वो फिर डिसऑर्डर है, जिससे मैं भी तंग हूँ, मेरे घर वाले भी तंग हैं, और वो हैजर्ड है। कुछ कुछ लोग होते हैं हमारे पास एक मरीज है कि जो वो अखबार लेते हैं, अखबार जहाँ ले लिया, वो 2-2 साल 5-5 साल से अखबार जहाँ की जमा किए हुए सारे एडिशन, सब में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो फेंकना नहीं चाहते, वो अखबार इतने जमा जाते हैं घर के अंदर कि वो तो उसमें आग का खतरा, आग लग गई तो क्या बनेगा, आग लग गई तो क्या बनेगा, तो खतरा बन गया तो उसको फायर हैजर्ड हो जाती है, तो फिर वो डिसऑर्डर हो गया। लेकिन इसका इलाज मुमकिन है, और इलाज मुश्किल भी नहीं है, आसान आसान इलाज मुमकिन है। हर हर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसका इलाज अवेलेबल है, तो एम्फेसिस ये है कि इलाज कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी, मेरा सवाल था कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। मुझे याद है जब मैं छोटा था, 6-7 साल का, तो मुझे हाथ साफ करने की बड़ी आदत थी, तो उससे मेरा यानी काफ़ी इफेक्ट होता था। स्किन मेरी हैंड्स में वो पील ऑफ होने शुरू हो गई थी। जी। तो फिर इवेंचुअली मैं उससे ग्रो आउट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं उसके बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे है कि कब ये चीज़ आप क्या टाइम देते हैं चीज़ों को कि लोग इस चीज़ से निकल आएं, या आप कब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं इस चीज़ के लिए, यानी वो थ्रेशोल्ड क्या है, और क्या रीज़न करना इस चीज़ से मुनासिब है, आप लोगों को समझाएं कि क्यों ये चीज़ सही नहीं है, अगर कोई चीज़ कर रहा है ऑब्सेसिवली, या फिर आप उसको डिफरेंट वे में टैकल करते हैं? इस पर कई सवाल आते हैं कि के इलाज के सब करना है। तो शुरू में मैं कहा था कि डिसऑर्डर के व्हेन इट बिकम्स डिसऑर्डर, अगर आप इतने तंग हो जाते हैं कि जी मेरी स्किन खराब हो रही है, या मेरा जो मैं स्कूल जा रहा हूँ लेट हो जाता हूँ, या स्कूल में क्लास हो रही है, मेरा ध्यान ये कि मैं जाकर हाथ धो लूँ, तो मैं लेसन में फोकस नहीं कर पाता। ये मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ कंप्यूटर पे ऑफिस में, ध्यान है मैं हाथ धो लूँ, तो बार उठ के जाना पड़ता है, उसकी वजह से मेरा काम खराब होता है, तो देन बिकम्स डिसऑर्डर। या घर वाले तंग हो जाते हैं कि बीवी बच्चे के हैं या माँ बाप के हैं, बहन भाई के हैं, फिर ये तंग हो गया, मैं खाना खाने हाथ, जब खाना खाने बैठे, मैं गया किचन में, टॉयलेट में गया हाथ धोने के लिए, 20 मिनट लगा दिए, मैं आते आया नहीं, सब खा भी चुके, ये खाना भी इंतजार कर रहे हैं, तो ये फिर डिसऑर्डर हो जाता है। इलाज का क्या है कि समझाने से बात नहीं बनेगी, इसलिए कि उसको, इंसान को पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अनरीजनेबल है, इंसान नहीं चाहता कि मैं करे, उसको नहीं करेगा तो उसको एंग्जाइटी होती है, नहीं करेगा तो उसको बेचैनी होती है, उसको परहेज हो जाता है, लेकिन उसको पता है कि ये ठीक नहीं है, ये ऑलरेडी नोज कि ठीक नहीं है। तो ओसीडी की डेफिनेशन यही है कि आदमी को रेसिस्ट करता है, आदमी उसको नहीं करना चाहता, आदमी चाहता है कि मैं ना करूँ, ये मुझसे मेरी जान छोड़ जाए, ये ओसीडी की डेफिनेशन में आता है।
कि ये आदमी को पसंद नहीं है क्यों कर रहा है, तो समझाने का फायदा नहीं कि उसको पहले समझ में आ गया। इसके तरीके वो ये, इसके आमतौर पर जो मेडिसिन है वो ये भी वो एंटी डिप्रेशन देते हैं, इसको आमतौर पर प्रोजेक्ट देते हैं, फ्लोक्सेटिन, और साथ में जो साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं वो बिहेवियर कराते हैं। उसमें कई मेथड्स हैं। एक तो ये कि जी आप मैंने ज़रूरत है मैं हाथ धोने, तो मैंने फैसला किया कि अब मैं नहीं दूंगा, तो मैंने फैसला किया नहीं दूंगा, तो उसके बाद मुझे एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर हो जाएगी कि बिल्कुल बेचैन जाऊँगा कि मैं करना है, बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ जाएगी, लेकिन मैंने नहीं करना। उसके मैक्सिमम उसकी ड्यूरेशन होता है अबाउट 40 मिनट्स, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 बहुत बढ़ जाएगी। 30-35 मिनट के बाद इतनी बढ़ेगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि आदमी को कांट सस्टेन एनी मोर। तो ये कहलाती है कि आपने नहीं किया। जैसे उसके बाद फिर आपको आइंदा भी होगा तो आप ये करेंगे, तो ये खत्म हो जाती है। अब जैसे कुत्ता है, फर्स्ट कुत्ता आ गया, तो लगता है कि विचार नहीं मिल जाएगी, तो उसमें एक थेरेपी होती है कि उसको एक्सपोज कर देते हैं कि कुत्ता आ गया, कुत्ते को छोड़ कमरे छोड़ दिया, ऐसी एंग्जाइटी होगी, लगता है कि सांस नहीं आएगा, दिल उठ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कुत्ता हम आगे कमरे वो नहीं जाएगा, तो आदमी बहुत तकलीफ में होगा, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 4 घंटे, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो इसके, लेकिन ये खासे अनप्लेजेंट इलाज हैं, ये इतना आपको मैंने मेंशन कर दिया था कि लोगों को पता रहे कि ऑप्शन क्या है, लेकिन खासे अनप्लेजेंट है। जो कॉमन यूज में है वो दवाई के साथ वो ग्रेजुअल है, कि आहिस्ता आहिस्ता कि मैं जी 10 मिनट पाउंड हाथ दूँ, 10 मिनट के बाद हाथ दूँगा, उससे पहले नहीं, फिर मैं 50 मिनट के हाथ दूंगा, उससे पहले नहीं, या मैं 20 मिनट्स में, तो ग्रेजुअली वो ज़्यादा लोगों को एक्सेप्टेबल है, वो ज़्यादा वो तकलीफ दे नहीं है, तो ये किसके इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक ऐसे शख्स को क्या इलाज की ज़रूरत है कि जो वैसे तो नॉर्मली प्रोफेशनल लाइफ में वैसे हर चीज़ में ठीक है, लेकिन किसी एक इंसान के साथ, या लेट्स से कहें कि अपनी बीवी के साथ जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना एग्रेसिव होए, और मतलब बहुत ज़्यादा वो है हार्श, और भी कुछ ऐसी चीज़ें कि उसके हर वक्त यानी कि उसको डिप्रेशन रहता है, उसको वो डिप्रेशन दूर करने के लिए जो है वो गेम्स खेलना और इस तरह जो होते हैं ऑनलाइन गेम्स, कि मुझे उससे सुकून मिल रहा है, और जो है कुछ और भी यानी कि अकेले में अपने आप से बातें करना, तो ऐसे इंसान को क्या आपके ख्याल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? ऐसे इंसान सबसे पहले असेसमेंट की जरूरत है, तो असेस करके उसको बात समझनी है कि इसकी असल मसला क्या है। आमतौर पे ये होता है कि जो वो इंसान कह रहा है वो असल बात नहीं होती है, असल बात कुछ और है। जो नफ्सियाती कंडीशन में अक्सर ये होता है कि जो चीज़ आदमी प्रेजेंट कर रहा है, जो कंप्लेन है जिसकी वजह से इंसान मिलने आया है, वो असल वजह नहीं है। तो बजाय उसको असल, जब मैं देखता हूँ किसी मरीज से बात करते हैं, तो चाहे घंटे का इंटरव्यू 1.5 घंटे का हो, मुझे ये खोज लगानी कि असल बात क्या है, मैंने असल बात जो है उसको ट्रीट करना है, उससे ट्रीट कर बात निकल जाता है। तो ये जो पूरे एक्सप्लोर करना है कि उसकी शख्सियत क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, कि वो अगर सबके साथ ठीक है, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव एग्रेसिव नहीं है, तो बीवी के साथ क्या है। कुछ लोग कल्चरली होते हैं कि मैंने बीवी का हाथ रहना सबको है, या ये कि डायनेमिक्स बीवी के साथ ठीक नहीं है, या बीवी की कोई बात को पसंद नहीं है, तो वो इम्प्रूव करना कि भाई मुझे ये बात से आपको इस बात से गुस्सा आता है कि ये बात मुझे पसंद नहीं है, क्या आप समझौता करें कि मैं वो बदले कि आप बदले, कि मिलजुल के। लेकिन देखें, प्रॉब्लम ज़्यादातर ये होती है कि अगर इश्यूज हैं भी तो कोई जाना ही नहीं चाहता, मतलब डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट या किसी के पास ऐसे। वो भी असेसमेंट हो रही है ना, कि कुछ लोग होते हैं जो जाना ही नहीं चाहते, किसी के पास भी जाना नहीं चाहते, इलाज ही नहीं चाहते। तो नफ्सियात में ये होता है कि अगर आपको जो भी इलाज देंगे, तो वो चाहे वो दवाई हो तो मरीज को लेनी होगी, या साइकोलॉजिकल और सोशल हो तो मरीज को एडजस्ट में करना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे दवाई चाहिए, मुझे डायबिटीज़ है लेकिन मैं शुगर लूँ, मुझे मीठा पसंद है, मैं हर रोज़ मीठा खाऊंगा, मैं इतना मीठा खाऊंगा, मैं दिन भर ही मीठा खाऊंगा, मुझे डॉक्टर कुछ भी कहे मैं तो मीठा खाऊंगा। तो वो फिर मुझे भी समझना है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर मैं मीठा बंद नहीं करूंगा तो मेरी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। इस तरह इस शख्स को अगर बीवी आइडेंटिफाई कर रही है कि हालात ठीक नहीं है, तो ये एक और चीज़ मैंने आज जिक्र नहीं किया, वो बहुत कॉमन है यहाँ पे, यूरोप में भी, पाकिस्तान, बहुत दुनिया में कॉमन है
कि वो जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान जो रिश्ता है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हैं। आमतौर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम की वजह से दूसरी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। आदमी चाहता है मेरी बीवी ये भी करे, मेरी बीवी ये भी करे, मेरी बीवी ऐसी भी हो, मेरी बीवी ऐसी भी हो। लेकिन आदमी, अब इंसान मर्द अपनी तरफ नहीं देखता कि बीवी मुझसे क्या चाहती है। इसी तरह बीवी चाहती है मेरा मर्द ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, लेकिन बीवी प्रिपेयर्ड नहीं कि वो अपने आप पे डिसाइड करे। तो इस दोनों की कम्युनिकेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो जो बजाय साइकेट्रिक इलाज के जो साइकेट्रिक इंटरवेंशन आपकी होगी, ये इस सिलसिले में जो भी शख्स है उसकी होगी कि एक मैरिटल थेरेपी खिलाती है, कपल थेरेपी खिलाती है, कि दोनों उसको पहले इंडिविजुअली पूरी कहानी सुनी जाए, पूरी कहानी सुनी जाए। 2-3-4 घंटे लगाएं मर्द के साथ, 2-3-4 घंटे और के साथ, तो पूरी कहानी सुनेंगे, असल मसला क्या है, फिर फिगर आउट करेंगे असल बात है क्या। उसके बाद फिर दोनों की कम्युनिकेशन बेहतर हो कि दोनों की एक्सपेक्टेशन दूसरे से क्या है, कि फिर वो दोनों कि जी मैं जब भी ऐसा कहता हूँ वो समझती नहीं है, या कि मैं कहती हूँ वो समझता नहीं है, तो वो इम्प्रूवमेंट फिर हो जाएगी। गेम का क्या है, आमतौर पर होता है कि वो बीवी को अवॉइड करने के लिए गेम खेल रहे हैं कि जी मुझे जरूरत है गेम खेलने की, मैं रिलैक्स होता हूँ कि कल मुझे बीवी से बात ना करें या मुझे बीवी को फेस ना करना पड़े, बीवी से टाइम में गुजारना पड़े। तो उस वजह से मुझे स्केप है कि मैं जी गेम खेल रहा हूँ, जी मैं बिजी हूँ, मैं बीवी से बात कर रहा हूँ। तो जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि कम्युनिकेशन सही, ताल्लुक ठीक नहीं है, कोई चीज़ ठीक नहीं है रिश्ते में, जिसकी वजह से वो आदमी जो है वो ना सिर्फ अग्रेसिव भी हो रहा है, हार्श भी हो रहा है, बल्कि वो गेम खेलना चाह रहा था कि बीवी से बात करना। तो इसको मैरिटल थेरेपी बोलते हैं, इसको दवाई भी चाहिए बल्कि मैरिटल थेरेपी चाहिए कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट के लिए। अगर आदमी विलिंग नहीं है तो ये अक्सर होता है, बहुत सारे केसेस आते हैं, औरत आती है कि जी ये हमारे मसाइल हैं, आदमी नहीं चाहता। तो उसमें इसमें जो फायदा होगा वो दोनों की तरफ से होगा। वही डायबिटीज वाली बात है कि जो आदमी जो कि मैंने तो शुगर बंद नहीं करनी डॉक्टर, तो जब तक वो आदमी विलिंग नहीं होगा तो उसको आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, उसको चेंज तो वही करना है, उसी को चेंज करना है ना, उसी को अडेप्ट करना है, उसी को मैंने एडवाइस देनी है, तो उसको उसकी इंगेजमेंट बहुत जरूरी है। आप समझाएं उस आदमी को, जो भी आदमी है, कि देखो ये ठीक नहीं है, इससे मामला अफेक्ट हो रहे हैं, रिश्ता अफेक्ट हो रहा है, इससे हमारे तलफा खराब है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, और हमें किसी से बात करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई हमारे घर का बड़ा बुजुर्ग हो या बड़ी बुजुर्ग औरत हो। कि आमतौर पे 2 होते हैं थेरेपिस्ट, ताकि वो उनकी भी बात सुने, मेरी भी बात सुने, और उनके बाद फिर वो मशवरा दे कि भाई हम दोनों कैसे अपने कम्युनिकेशन बेहतर करें, वो मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ। अगर वो कहते हैं कि आपकी ये बात पसंद नहीं है तो मैं अपनी बात चेंज करने बदलने के तैयार हूँ, या आप उनसे कहें मुझे ये पसंद नहीं कि आप तैयार हैं, तो दोनों को सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी और दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, दोनों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कोई खातून है, वो ये कहती है कि ना मुझे इतनी घबराहट होती है, जब मैं लेटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांस घुट रही है, और मेरा सांस बंद होती है, तो फिर वो उठ के बैठती हैं, थोड़ी सी उनको फिर तसल्ली होती है। तो ये क्या क्या हो रहा है उनको? वैसे वो थोड़ी सी इन लॉज की तरफ से परेशानी में है। पहले तो अगर लेट के वो सांस नहीं आ रहा है, बैठ के आ रहा है, तो पहले वो जीपी से अपना सीना चेक करा लें, दिल चेक करा लें, अपना सब कुछ चेक करा लें। अगर जीपी क्या है कि भाई आपका दिल भी ठीक है, आपकी फेफड़े ठीक है, लंग भी ठीक है, और आपको कोई फिजिकल आपको इलनेस नहीं है, उसके बाद फिर वो हम समझेंगे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। अगर कभी एक ये भी कॉमन मिस्टेक है कि किसी को तकलीफ है, चाहे वो दिल की हो, या फेफड़ों की हो, किडनी की हो, किसी की हो, तो हम उसको कहते हैं कि आपको नस से आपकी तकलीफ है। तो ये भी ठीक नहीं है। अभी पिछले हफ्ते की खातून को देखने गया, करीब दोस्त की माँ है, उनको कह दिया कि जी उनको जहनी बीमारी है। उनके साथ मैंने बहुत वक्त लगाया, बहुत बात की, तो मैंने अंदाजा किया कि उनको तकलीफ है जिस्मानी। तो नहीं जहनी है, सब पूरी फैमिली करिए में पागल हो गई। तो उनको समझाया, उनका इलाज किया, वो ठीक हो गई है। उनका इलाज उसको चाहिए जिस्मानी, वो जहन का भी बीमार नहीं थी। तो पहले देख लें कि उनको वाकई कोई जिस्मानी बीमारी है कि नहीं। अगर जीपी क्या की जिस्मानी बीमारी नहीं है तो फिर वो जहनी बीमारी है। अगर हालात उनके घर में टेंशन है, हालत खराब है, तो फिर वो जो थेरेपी है वो दवा एक हिस्सा है, लेकिन साइकोलॉजिकल थेरेपी, सोशल थेरेपी बहुत जरूरी है कि जो हालात हैं उनका हल क्या है।
मेरा हालात घर में ऐसे हैं कि मेरी बीवी से नहीं बनती, मैं घर आता हूँ तो बहुत टेंशन है, तो मैंने पहले वो ठीक करना है दवाई से पहले, कि मेरी बीवी, मैं आता हूँ तो मेरी बीवी खुश होगी, वो बंदा घर आया, या मैं घर आऊँ तो मैं खुश हूँ, मेरी ये बीवी से आगे बातचीत करूँगा। अगर मैं घर आऊँ, उसका मुंह बना हो, मैं घर आऊँ मेरा मुंह बना हो, तो फिर वो दवाई से नहीं बच चलेगा, क्योंकि घर की हालत क्या है, जो टेंशन है, किसी भी बात की टेंशन है, स्ट्रेस है, जो हालात है, उन दोनों के दरमियान इस किस्म की भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ कुछ गलतफहमी आ गई है, कुछ दिल में कुछ ख्यालात, नफा तो नहीं करना चाहिए लेकिन डिसलाइक आ गया कि मैं पसंद नहीं करता उसको, ये मैं उसको पसंद नहीं करती कि वो ऐसा है, वो ऐसी है, तो उससे फिर वो रिलेशनशिप भी खराब होता है, और फिर दवा उसको ठीक नहीं कर सकती। अगर डिप्रेसिव सिम्पटम एंजाइटी दवाई काम करेगी, लेकिन उसको असल मसला सोशल है, सोशल मसला, इमोशनल मसला, वो सब वर्क करना है। तो नफ्सियात में ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दवा ना लें अकेली, हम उसको 3 हिस्से हैं, मेडिकेशन, साइकोलॉजिकल और सोशल। जो आर्थराइटिस है, आपने दवाई ले ली, आपको ठीक हो गया, लेकिन नफ्सियात में दवा से मामला ठीक नहीं होता। आप जब तक सोशल एडजस्टमेंट ठीक नहीं करेंगे, सोशल सर्कमस्टेंस ठीक नहीं करेंगे, आप साइकोलॉजिकल माहौल ठीक नहीं करेंगे, तो आपको दवाई का पूरा फायदा नहीं होगा। डॉक्टर अलिया का क्वेश्चन है। जी जी बस मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अगर कोई सोशल सिचुएशन है जो सही नहीं हो सकती है, जैसे बेरीवमेंट हो, तो उसमें क्या कहलाता है, अगर कोई काफी हद तक वो डिप्रेसिव सिम्टम्स दिखा रहा है, और इवन जैसे थोड़ा बोले कि वो जो जा चुका है उसके पास वो इंसान जाना चाहे, तो ये बस इंसान को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन है, या इज दिस मोर इंडिकेटिव ऑफ एक्चुअल सुसाइडल आइडिएशन? ये जो कहलाता है पैथोलॉजिकल ग्रीफ और एबनॉर्मल ग्रीफ, एबनॉर्मली पैथोलॉजिकल ग्रीफ कहलाता है, इसमें इलाज की जरूरत है, इसमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी चाहिए, इसमें सोशल इंटरवेंशन भी चाहिए, और इसमें आमतौर पे मेडिकेशन की जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन मेनली साइकोलॉजी। इसमें ये होता ये है कि जी जो खासा ट्रॉमेटिक इवेंट होता है, और इसमें आदमी इतना सफ़र करता है कि ना खुद सफ़र करता है इंसान, बल्कि इंसान की फैमिली सफ़र करती है। उसके अगर मर्द है तो उसके बीवी बच्चे सफ़र करेंगे, अगर औरत है तो उसके हस्बैंड और बच्चे सफ़र करेंगे, अगर माँ बाप साथ में, बहन भाई है, दोस्त, सब सफ़र करेंगे। तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें इलाज किया जाए, और इलाज इसका अवेलेबल है, और इलाज बहुत बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है, और इफेक्टिव इलाज अवेलेबल है कि इसके बाद आदमी को इतनी हेल्प मिल जाती है कि वो रिटर्न टू नॉर्मल। और ये हमारे पास बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, यूरोप में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, सब जगह पे है। इंसान ह्यूमन इंसान 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 है। तो ये होता है कि आमतौर पे पैथोलॉजिकल बेरीवमेंट होता क्यों है? ये होता ये कि एक तो नॉर्मल बेरीवमेंट है, आपस में जी एक इंसान है, उसकी 40-50-60 साल का इंसान है, उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, तो वो इंतकाल जो है वो एक्सपेक्टेड होता है, एंटिसिपेटेड होता है कि जो बड़े एज में तो आमतौर पर उसमें बेरीवमेंट पैथोलॉजिकल नहीं होता है, एबनॉर्मल नहीं होता। आदमी रोएंगे धोएंगे, जो नॉर्मल तरीका होता है, दुख होगा, माँ बाप को मिस करेंगे, मेरी जन्नत चली गई, मेरी दुआएं चली गई, सारी बातें नॉर्मल है, लेकिन वो आदमी उसको डेली रूटीन अपने इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, दूसरा ये कि ऐसा होता है कि जी अभी मेरे साथी है, वो डॉक्टर है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसके छोटे बच्चे हैं, वो उसको ज़्यादा मुश्किल हो रही है, उसकी सर्कमस्टेंस मुख्तलिफ हो रही है, तो हर किस्म की जो बेरीवमेंट है वो सेम नहीं है। अब अभी एक पाकिस्तान में मुलाकात हुई कि वो 40 इंसान है, उनके जवान बच्चा उसका इंतकाल हो गया हादसे में, तो वो बेरीवमेंट सेम नहीं है, हर बेरीवमेंट है मुख्तलिफ है, और उसमें देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट उसके क्या है। अब एक मोटी सी बात क्या है, एक मोटी सी बात ये है कि इस बेरीवमेंट से मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा। अब जैसे हमारे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि जिनके बच्चे का इंतकाल हो गया, बच्चे को कोई तकलीफ थी, अब कोई बीमारी थी, कोई तकलीफ थी, उसकी वजह बच्चे की देखभाल जो है मेरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा था, कि दिन रात मेरी जिंदगी का सारा फोकस था। तो बच्चे का है, बेटा है, बेटी जो भी है,
उसकी देखभाल करना। मैं काम करता हूँ उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी काम करता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऑटिस्टिक हैं, या सेरेब्रल पॉल्जी है, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। ऐसे डिसऑर्डर्स इनका क्योर नहीं होता, तो उनकी बहुत डिसेबिलिटी होती है बच्चों में, हर किस्म की फुल रेंज है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, मेंटल डिसेबिलिटी है। तो वो जो पेरेंट्स हैं उनका सारा फोकस दिन रात उनका काम होता है कि बच्चे की देखभाल करना। वो बच्चा चला गया अचानक, जैसे वो डेविड कैमरॉन का बच्चा चला गया, वो बच्चा चला गया, अल्लाह ने बुला लिया, वो क्यों नहीं था उसमें। उसके बाद मेरी जिंदगी में वैक्यूम आ गया, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी, मेरे पिछले 2 4 5 7 7 साल दिन जिंदगी के, वो मैंने लगाया कि बच्चे की सब बच्चा 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 हर वक्त बच्चे की बात देखभाल करना। वो एकदम बच्चा चला गया, मैं क्या करूँ, मेरे कुछ है ही नहीं करने को। वो मैं एकदम वैक्यूम आ गया। तो मैंने, एक तो वो प्रॉब्लम है, दूसरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम गिल्ट की प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गिल्ट, कि जी मैंने गिल्ट फील किया, बहुत गिल्टी हूँ कि मैंने ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, ये कर लेता, मैं वो कर लेता, मैं वो कर लेता, ये कर लेता। उसकी वजह से गिल्टी फीलिंग इतनी होती है आदमी को कि फिर वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। मुझे गिल्ट है, मुझे शदीद गिल्ट है कि जी मेरा बच्चा चला गया, मैं ये करा। अब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ 2 साल पहले, तो उसमें वो होता है कि मैं ये भी कर लेता, मैं ये भी कर लेता, वहाँ गए अस्पताल में गया, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। वो सारी बातें जो है वो माँ के मुसीबत वो फिर आती है कि वो ये भी कर लेते, ये भी कर लेते। वो गिल्ट आता है, तो फिर वो क्या होता है, एग्रेशन आता है कि वो उसका कसूर है, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, तो वो सारा के सारा उसमें आ गया, तो वो डील करना है। अच्छा, इस सब के बाद अ, इस इस सब के बाद फिर ये एक आई थिंक हो सकता है दूसरे लोग परेशान में, आप मुझे, मैं आपसे बात कर सकता हूँ अकेले में अगर आप चाहें तो। इसेंशली इसका इलाज है, और इसमें काउंसलिंग भी काम कर सकती है, लेकिन जो टॉकिंग थेरेपी है किसी साइकोलॉजी बेरीवमेंट काउंसलिंग बेहतर है। इसमें बेरीवमेंट काउंसलिंग बहुत एक्सपर्ट लोग हैं आजकल इसमें, वो देते हैं बेरीवमेंट काउंसलिंग, हम तो फ्री ऑफ चार्ज भी NHS थ्रू, और बहुत इफेक्टिव है। वो इसी तरह चलते हैं। और इसमें अगर मुसलमान है कोई, जिसके साथ ये बेरीवमेंट हुआ है, अगर वो उसको दिलचस्पी इस्लाम से, कुरान से है, तो फिर उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या होता है। जैसे कुरान में बहुत सारे आयते हैं कि जिसने जाना है, जिसका वक्त है, वही मुक्त है। आप 1 सेकंड ना आगे जा सकते, पीछे कर सकते हैं। अगर मुझे हार्ट अटैक से मरना है तो सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, एम्बुलेंस भी टाइम भी नहीं आएगी, इलाज भी गलत हो जाएगा, डॉक्टर बेनाड़ी होगा, नर्स बेनाड़ी होगी, सारा काम खराब होगा। अगर मुझे बचना है और हार्ट अटैक के बाद, तो एम्बुलेंस भी काम पे आएगी, डॉक्टर भी सही मिलेगा, सारे काम सही हो जाएंगे। लेकिन असल में कि अल्लाह का क्या, तो इससे ये सारी बातें डिपेंडिंग ऑन कि आदमी का फेथ क्या है, बिलीवर है, नॉन बिलीवर है, और मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ये जो भी है, तो वो सारी बातें देख के तो फिर वो टेलर पैकेज होता है इंसान के लिए। और लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर उसमें सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं या डिप्रेशन थॉट्स आ रहे हैं, तो उसमें मेडिकेशन का भी रोल बहुत ज़्यादा है। मैं आमतौर पर दवा जरूर देता हूँ, मैं हमेशा दवा प्रिस्क्राइब करता हूँ 60 साल से, क्योंकि वो सिचुएशन जो है प्रोलॉन्ग हो गया करीब। अगर 2 3 हफ्ते रह चले, 2 3 महीने चल रहे हैं, ठीक है। अगर 6 महीने ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं दवाई देता हूँ, कि दवाई जरूरी है, एंटी डिप्रेशन देते हैं, और साथ में साइकोथेरेपी भी ठीक हो जाती है। लेकिन इलाज है, मुमकिन है, और ये खासी कॉमन है, हर कल्चर में है, हर मजहब में है, हर एज में है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। बात करता हूँ इसके बाद, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि वो लोग वो ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह हमारे खैर। पास एक आखिरी क्वेश्चन का टाइम है जी, और अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम क्लोज करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर इकबाल, आपने पिछले 3 हफ्ते यानी हमें बहुत सारी चीजें बताई जो हमारी अपनी नॉलेज के लिहाज से भी बहुत कम थी, ऑल्दो के ज्यादातर लोगों का ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से है। जज़ाकल्लाह खैर, और मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा भी जहमत देता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीक टॉपिक को थोड़ा चेंज करने के लिए मैं हमारे जो कोलीग हैं डॉक्टर मोहम्मद सुहेल, सॉरी डॉक्टर सुहेल अख्तर या डॉक्टर जावेद जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना कोई टॉपिक प्रेजेंट करें। तो टाइम यही होगा, ऑल्दो कि अगले हफ्ते से टाइम चेंज हो रहा है यूके के अंदर, लेकिन हमारे लिहाज से वो 8 बजे ही होगा। पाकिस्तान में वो टाइम चेंज हो जाएगा, वो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 1 बजेगा। तो ये लोग नोट कर लें कि अगले हफ्ते से, यानी अगले संडे को जब हमारे 8 बजे होंगे, तो पाकिस्तान में वो 1 बजे का टाइम होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।